हेलो एवरीवन। कोर्स यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी सिविल सर्विस टेस्ट सीरीज में आज हम देखेंगे सेट नंबर 47। इस सेट में कुल 15 MCQ हैं। इस सीरीज का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स यूपीएससी सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। आज के सेट में कुल 15 MCQ हैं। इस सेट में अगर आप 15 में से अगर 15 या 9 सही कर पाते हैं तो बेस्ट है, लेकिन आप प्रयास कीजिएगा कि रेगुलर बेसिस पे आप इम्प्रूव करें। अगर आपका इम्प्रूवमेंट सही होता है, मतलब रेगुलर इंप्रूव करते हैं, तो इस बात की पूरी संभावना है कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाएंगे। हम इस सीरीज़ को प्रारंभ करने का उद्देश्य हमारा ये है कि प्रीलिम्स के कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं। देखिए, सभी हिंदी मीडियम के बच्चे 40-45 के आसपास तो होते ही हैं, इतने तो आसानी से सही कर लेते हैं। लेकिन होता क्या है, जब नेगेटिव मार्किंग हम लेस करते हैं तो उनका स्कोर हो जाता है 35 से लेकर 40 के आसपास ही। अब ऐसे में वो फेल हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनका हम प्रैक्टिस पहले से कर लें तो हम शायद इस क्राइटेरिया को पार करके क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसी उद्देश्य से हमने इस सीरीज़ को प्रारंभ किया है। आप भी प्रयास कीजिएगा, आप इम्प्रूव करें। आप अगर एक भी सही कर पाते हैं तो आप ज़रूर बताइए कि आप कितना सही कर पाए हैं। आप शांति से, आसानी से, धीरे धीरे उसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। हर तरीके से अपनाइए कि कैसे आप उसको आसानी से कर पाएंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, एवियन हॉर्पियस वायरस EHV1 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चयन करना है आपको। कथन एक दिया है, एक सामान्य DNA वायरस है जो दुनिया भर में घोड़े की आबादी के बीच उत्पन्न होता है। बी दिया है, EHV वायरस का एक परिवार है जिसे EHV 1, 2, 3, 4 और 5 जैसी संख्याओं से संदर्भित किया जाता है। कथन सी दिया है, EHV1 सांस की बीमारी, गर्भपात और नवजात मृत्यु सहित घोड़ों में विभिन्न रोगों की उत्पत्ति का कारण बनता है। डी दिया है, इसका प्रभाव भारत में भी देखा गया है। तो बताइए, इनमें से कौन सा कथन गलत है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। देखिए, अगर भारत में इसका प्रभाव देखा गया होता तो भारत में काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट होता, जैसे कि हमारे वहाँ स्वाइन फ्लू या फिर बर्ड फ्लू, ये सब हाईलाइट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भारत में देखने के लिए मिलते हैं घटनाएं, लेकिन इसके प्रभाव भी भारत में देखने के लिए नहीं मिले हैं, लेकिन अन्य देशों में देखने के लिए मिल रहे हैं। तो बस इसीलिए ये डी इसका गलत है, बाकी सारे विवरण सही हैं। तो हमने इसको इसलिए डाला है ऐसे, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके कि अब ये है क्या। देखिए, ये क्या है, DNA एक वायरस है, दुनिया भर में घोड़ों की मृत्यु का कारण बन रहा है और इससे अनेक प्रकार की उनकी बीमारियां भी हो रही हैं, जैसे कि सांस से संबंधित उनमें बीमारी हो रही है, गर्भपात हो रहा है, और जो उनके छोटे बच्चे हैं घोड़ों के, वो मर जा रहे हैं। तो बस इसीलिए न्यूज़ में है, और इसके 5 प्रकार हैं। तो ये चीज़ें कुछ विवरण आप ध्यान रखिएगा। यूपीएससी आपसे पूछ सकती है EHV 1, 2, 3 वायरस क्या है या फिर 5 क्या है, तो आप बता सकेंगे वहाँ पे कि घोड़ों में होने वाली एक बीमारी है जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न करती हैं। तो उम्मीद आपको समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेल शार्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया है, वेल शार्क एक फीडर शार्क है। इसका अर्थ है कि यह अन्य शार्क की तरह मांस जो होता है नहीं खाती है। वेल शार्क समुद्र में पानी को फिल्टर करती है और छोटे प्लवक को खाती है। कथन दो दिया है, विश्व के सभी उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाई जाती है। कौन? वेल शार्क। सी दिया है, IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड है, लुप्त प्राय है। 4 दिया है, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 में सम्मिलित है। तो बताइए, इनमें से कौन सा कथन सही है? उम्मीद है सभी आंसर लगा लिए होंगे। जिन लोगों ने लगाया डी, उनका बिल्कुल सही है। देखिए, इतना कथन डालने का एक ही उद्देश्य है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। यूपीएससी दरअसल इतना लंबा क्वेश्चन नहीं बनाती है। यूपीएससी में 3-4 होते हैं, कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें 5 विकल्प हो जाते हैं, 4 विकल्प हो जाते हैं। हम लंबा क्वेश्चन बनाने का उद्देश्य है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगाएं सॉल्व करने का। आप समझिए कि कैसे इसमें मिस्टेक किया जा सकता है। देखिए, ये उष्णकटिबंधीय सागरों में पाई जाती है, तो ये तो बिल्कुल सही है। इंडेंजर्ड भी है, और इस वन्यजीव को अगर सूची 1 में न रखा जाएगा तो फिर किसको रखा जाएगा? तो इसको तो आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते थे कि 4 होगा ही होगा। अगर 4 होगा तो आप एक को तो कट कर सकते कि एक कभी भी उत्तर नहीं हो सकता। IUCN में देखें स्टेटस इसका इंडेंजर्ड, तो लगभग ये भी इंडेंजर्ड में ही ऐसे पर स्पीसीज आते हैं। अब देखेंगे जैसे 3 तो 3 तो सभी में मिलेगा, तो आप इसको मतलब वैसे रैंडमली भी मानेंगे तो वह सही होगा। तो अब इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो जिन लोगों ने इसमें लगाया था डी, उनका बिल्कुल सही है। देखिए, सार का कुछ इस तरीके से देखती है, और इसका महत्व क्यों है? क्योंकि ये क्या है, शाकाहारी जीव है। इतनी बड़ी है लेकिन शाकाहारी है। शाकाहारी कहिए तो छोटे छोटे जो प्लवक होते हैं वो भी तो जीव ही होते हैं, लेकिन शाकाहारी में एक कैटेगरी में डालना ज़्यादा ठीक लगेगा। आप शाकाहारी कह लीजिए, मांसाहारी के लिए जो कहना कह सकते हैं, लेकिन ये मांस नहीं खाती है। ये क्या खाती है? प्लवकों को खाती है। छोटे छोटे जीव होते हैं, पौधे होते हैं, उनको खाती है। फाइटोप्लैंक्टन्स को खाती है। तो शाकाहारी में ही इसको डालेंगे तो बेटर रहेगा। शाकाहारी ही है, फाइटोप्लैंक्टन्स पौधे होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। OIC के बारे में आपको बताना है।
देखिए कथन एक दिया है, ओआईसी कार्ड धारक किसी भी उद्देश्य के लिए भारत आने हेतु एकाधिकार प्रवेश पाने और आजीवन वीजा प्राप्त करने के हकदार होते हैं, जो ओआईसी होते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। कथन दो दिया, उन्हें भारत में पत्रकारिता से संबंधित कार्य को करने के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। अगर वो जर्नलिज्म से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं तो उनको पहले सरकार से अनुमति लेनी होती है। तो आपको पता होगा कि क्यों ऐसा किया जाता है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। आपको पता होगा अखंडता के लिए गवर्नमेंट इस तरीके का प्रोविजन करती है, जैसे कि खालिस्तान मूवमेंट को आगे कोई ना बढ़ाए या फिर कोई अन्य दंगे ना भड़काए, इसलिए गवर्नमेंट ऐसा करती है कि पहले आप अनुमति लीजिए फिर पत्रकारिता हमारे भारत में आके कीजिए। दूसरा, आज का तीसरा कथन है इसमें, स्मारकों में प्रवेश के मामले में, प्रवेश शुल्क के मामले में ओसीआई कार्ड धारकों के अधिकार आम भारतीय नागरिकों के समान होते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने डी लगाया बिल्कुल सही है, ये सारे कथन सही हैं। अभी सरकार ने कुछ छूट दी है, वो छूट किस तरीके के हैं, जैसे कि एकाधिकार प्रवेश आजीवन वीजा, अगर वो ओसीआई कार्ड धारक भारत में आना चाहते हैं तो उनको आजीवन वीजा मिल सकता है। दूसरा, पूर्व अनुमति, किस तरह का अनुमति, पत्रकारिता से संबंधित, पर्वतारोहण से संबंधित या फिर मिशनरी से संबंधित अन्य चीज़ें ऐसे इस तरीके के जो हमारे सांस्कृतिक और देश की अखंडता के लिए समस्या उत्पन्न कर सके, उनके लिए पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक है। जैसे कि आपको पता होगा कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी 1813 में क्या हुआ था, 1813 में वहाँ के जो भी ईसाई थे उनको आके धर्म प्रचार करने के लिए भारत में अनुमति दे दिए थे वो लोग। ऐसे में हमें देखने के लिए मिलता है आज त्रिपुरा और अन्य नॉर्थ ईस्ट राज्यों में जाएंगे तो वहाँ ज़्यादा ईसाई देखने के लिए मिलते हैं, यही कारण था। तो अब गवर्नमेंट इनको पूर्व अनुमति लेंगे तभी यहाँ आ सकते हैं ये लोग। दूसरा चीज़ देखें तो इनको भारतीय नागरिकों के समान अधिकार दिए गए हैं। किस मामले में, वो अगर कहीं जाते हैं हवाई किराया, इनके लिए हवाई किराया या स्मारकों या सार्वजनिक स्थानों पर शुल्क लगता है, वो सभी आम नागरिक के समान ही इनको मिलेगा। केंद्र सरकार ने अभी जल्दी ये सूचना जारी किया था, तो ये सूचना के हिसाब से क्वेश्चन ये था, उम्मीद आपने सही से किया होगा और समझा भी होगा इस चीज़ को। चलिए अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार ग्लोबल एनर्जी इन्वायरमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किसको किया गया है, आपको ये बताना है। कथन एक दिया है नरेंद्र मोदी, कथन बी दिया है जो बाइडन, सी दिया है बेंजामिन नेतन्याहू और डी दिया है व्लादिमीर पुतिन। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है जिनको दिया गया ग्लोबल एनर्जी इन्वायरमेंट लीडरशिप अवार्ड। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने नरेंद्र मोदी लगाया बिल्कुल सही है, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। किस लिए उनको दिया गया है, आपको ये तो जरूर दिमाग में आया होगा। तो देखिए ये क्यों दिया गया है, इसलिए दिया गया है कि नरेंद्र मोदी जी ने विश्व में ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व को मतलब किए हैं। किस तरह का नेतृत्व किए हैं, तो इन्होंने सतत विकास के विस्तार में उनकी प्रतिबद्धता कुछ ज़्यादा ही अच्छी थी। इन्होंने ग्रीन एनर्जी को प्रोत्साहित किया, रिन्यूएबल एनर्जी को दुनिया भर में, तो इसीलिए उनको दिया गया था। ये एसडीजी को जो इम्प्रूवमेंट करेगा, मतलब अगर सतत ऊर्जा को अपनाएंगे, रिन्यूएबल एनर्जी को, तो बढ़िया परफॉर्मेंस होगा, पोल्यूशन कम होगा, बहुत सारे बेनिफिट होते हैं इसके, हेल्थ इंडेक्स अच्छे होंगे। तो मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किया। आप लोगों को पता होगा BS से PS नहीं हो, सोलर अलायंस है, तो उसका शॉर्ट नेम जो भी हो याद तो नहीं आ रहा है, तो आपको पता होगा सोलर अलायंस अन्य तरह का हमारे वहाँ सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं, तो इसके इनको दिया गया। इस पुरस्कार को की शुरुआत 2016 में हुई थी और इस वर्ष मोदी जी को दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको देती कौन सी संस्था, ये भी आप देख लीजिए। तो इसको देती है कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएशन, सेरा कह सकते हैं इसको। तो ये देती है, क्यों देती है, तो वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार के लिए देती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन CRZ के संबंध में तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना 2011 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको CRZ के बारे में बताना है, इनमें से कौन सा कथन सही है। कथन एक दिया है CRZ अधिसूचना 2011 के अनुसार देश के तटीय क्षेत्र और अंडमान निकोबार लक्षद्वीप सहित भारत के तटीय क्षेत्र और तटीय विनियमन क्षेत्र के रूप में होंगे। कथन दो दिया है इनमें किसी भी उद्योग की स्थापना, विस्तार तटीय विनियमन क्षेत्र में खतरनाक पदार्थों के निर्माण, हैंडलिंग और भंडारण निपटारण गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाएगा। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है CRZ अधिसूचना 2011 के संबंध में। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने पहले कथन को कैंसिल किया है वो भी इसलिए क्योंकि इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के संबंध में विवरण दे दिया हुआ था, तो सही काम किया आपने। इसके संबंध में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के लिए ये नियम काम नहीं करता है, ये केवल काम करता है भारत के जो मेन लैंड है उनके लिए। तो दो इसमें जिन लोगों ने लगाया था बिल्कुल सही है। दूसरा कथन यहाँ सही है, यहाँ पे उद्योगों की स्थापना और तटीय विनियमन खतरनाक पदार्थों के हैंडलिंग और उनके भंडारण या फिर निपटारण के लिए रोक लगाता है, तो दो इसमें सही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं
गैजेट में भी ये प्रिंट किया गया था, प्रसारित करना या फिर प्रिंट करना, दो भी जो भी कह लीजिए। यहाँ पे दिया गया था कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को छोड़ करके पूरे भारत के अन्य तटीय क्षेत्रों में ये तटीय विनिमय क्षेत्र लागू होगा, CRZ रूल लागू होगा। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा। बाकी इसका विवरण आप चाहिए तो सर्च करके गूगल पे पढ़ सकते हैं वहाँ पे। यहाँ पे पूरा विवरण देना ज़्यादा टाइम लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मैंग्रोव, ज्वारी, दलदल और समुद्री घास के मैदान तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के तटों के लिए निम्नलिखित में से कौन से लाभ या सेवाएं हैं। आपको ये बताना है कि मैंग्रोव, ज्वारी, दलदल और समुद्री घास के क्या लाभ होते हैं, ये चीज़ आपको बताना है इसमें से। कथन एक दिया है, तूफानों और समुद्री जलस्तरों में वृद्धि से सुरक्षा। आपको पता हो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जब ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो इसकी वजह से सी लेवल बढ़ने के चांस है, जिससे हो सकता है सुरक्षा मिले। आप बताइए। कथन दो दिया है, तटीय जल की गुणवत्ता का संरक्षण करना। तीन दिया है, व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण मत्स्य के लिए पर्यावास प्रदान करना। कथन चार है, कई तटीय समुदायों के लिए खाद्य सुरक्षा प्रदान करना। पाँच दिया है, वायुमंडल से तटीय ब्लू कार्बन का प्रसाधन या भंडारण करना। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें लगाया डी, उनका बिल्कुल सही है। ये सारे बेनिफिट है। अगर आप यूपीएससी मेंस का आंसर भी लिखने का प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ भी इनका बेनिफिट यूज कर सकते हैं। किस तरह का बेनिफिट होता है तो देखिए, जलवायु परिवर्तन के लिए अनुकूलन का ये काम करते हैं। दूसरा, कार्बन सिंक के रूप में भी काम करते हैं ये। तो कार्बन सिंक के रूप में काम करते हैं, जो हम एमिट करते हैं उसको ये अपने अंदर ऑब्जर्व करते हैं, तो इससे भी बेनिफिट हुआ। तूफान और समुद्री जलस्तर में वृद्धि से भी बचाव रखते हैं, चक्रवात से भी बचाव रखते हैं, और तटरेखा के कटाव को भी कहीं ना कहीं कम करते हैं। तटीय जल की गुणवत्ता भी ये बढ़ाते हैं। मत्स्य पालन में भी तो इनका लाभ होता ही है। और लुप्त प्राय जो जीव हो गए हैं, इंडेंजर्ड हैं, लुप्त प्राय हैं, अन्य उन जीवों के लिए क्या करता है, प्रवास प्रदान करता है। और खाद्य सुरक्षा, जो तट के किनारे साइड में जो लोग रहते हैं उनको खाद्य सुरक्षा ये प्रदान करता है। तो इसके बहुत सारे लाभ हैं। आप और भी सोच के अपने पास से लिख सकते हैं इनके लाभ। चलिए अगला क्वेश्चन है, वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट AFS में सम्मिलित हैं। क्या क्या बजट में सम्मिलित होते हैं, आपको ये बताना है। एक दिया हुआ है, राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों का अनुमान, रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट का विवरण दिया जाएगा। दो दिया है, राजस्व जुटाने के तरीके और संसाधन, कैसे कैसे रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा और ज़्यादा जुटाया जाएगा, मतलब इन्वेस्टमेंट के माध्यम से या अन्य माध्यम से, बोरोविंग करके, मतलब ऋण लेकर के, तो उसके बारे में दिया जाता है या नहीं दिया जाता, वो आप बताइए। दूसरा कथन यही चीज़ कह रहा था। तीसरा कह रहा है व्यय अनुमान। चौथा कह रहा है नई परियोजनाओं और परियोजनाओं का संचालन। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सम्मिलित होता है, अर्थात बजट में सम्मिलित होता है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें सी लगाया बिल्कुल सही है, सभी कथन सही हैं। उसमें रेवेन्यू, कैपिटल रिसिप्ट ये दोनों दिए जाते हैं, राजस्व जुटाने के साधन दिए जाते हैं, व्यय का अनुमान लगाया जाता है, और नई सेवाओं या योजनाओं का संचालन से संबंधित विवरण इसमें दिए जाते हैं बजट में। आप यहाँ पे देख सकते हैं AFS एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या किया जाता है, इसमें राजस्व के जो भी रेवेन्यू होते हैं, कैपिटल रिसिप्ट होते हैं, उन सब का विवरण दिया जाता है। सरकार कैसे अपने रेवेन्यू को और बढ़ाएगी और अन्य संसाधन कैसे जुटाएगी, जो भी उसका डेफिसिट है उसको आपूर्ति कैसे करेगी, उन सब का विवरण दिया जाता है। व्यय अनुमान लगाया जाता है, इसमें कितने कितने किन सेक्टर में खर्चे किए जाएंगे, इन सब का विवरण दिया जाता है। कराधान, अन्य नीतियों का विवरण दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया है, RBI के पास नेट फॉरेक्स रिजर्व अर्थव्यवस्था या सरकार के लिए रिजर्व मनी का हिस्सा है। कथन दो दिया है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडारण भारत के कुल विदेशी ऋण से कभी भी अधिक नहीं था। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने ए लगाया बिल्कुल सही है। दूसरा चीज़ है, इसमें जो दिया कभी भी अधिक नहीं था, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि भारत का इतना ज़्यादा मतलब बढ़ा ना हो, तो बढ़ा था। कब बढ़ा था, तो भारत जो अगर देखें तो 15 जनवरी 2021 के हिसाब से कितना है डॉलर, तो $584 भारत का क्या है विदेशी मुद्रा भंडार। लेकिन अगर देखें ऋण कितना था, तो 2020 तक भारत का $556 ऋण था। ये कुल बाहरी ऋण था, तो ज़्यादा तो हो गया ना हमारा विदेशी मुद्रा भंडार, तो कैसे दूसरा कथन सही हो सकता था। तो दूसरा कथन इसीलिए गलत था। दूसरा चीज़ देखें तो सरकार के मतलब जो भी होता है, सरकार के जो निम्न 6 मानदंड हैं, जो 6 मानदंड जो सरकार की सकल राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सकल के रिजर्व के रूप में माने जाते हैं, रिजर्व मनी के रूप में माने जाते हैं, जो कि ये निम्न दिए हुए हैं। जैसे कि सरकार पर RBI का शुद्ध ऋण, RBI ने जो भी सरकार को ऋण दे रखा है वो सम्मिलित होते हैं किसमें, रिजर्व मनी के रूप में। दूसरा देखें तो बैंकों पर RBI का शुद्ध ऋण
बैंकों को आरबीआई ने जो ऋण दे रखा है वो भी इसमें सम्मिलित होते हैं। वाणिज्यिक बैंकों पर आरबीआई का शुद्ध ऋण 4 दिया है। आरबीआई के पास नेट फॉरेक्स रिजर्व 5 दिया है। जनता के पास सरकार की मुद्रा देनदारियाँ और 6 दिया हुआ है आरबीआई के पास के लिए आरबीआई की शुद्ध मौद्रिक देनदारियाँ। तो ये सारे दिए हुए हैं जिनको हम रिजर्व मनी के रूप में देखते हैं। तो ये फैक्ट तो आप याद नहीं रखिए, इसके लिए याद करने की जरूरत नहीं, बस समझ लीजिए। बस इतना आप याद रखिएगा कि ये अगर कथन में दे कि भारत की विदेशी मुद्रा भंडार उसके कुल बाहरी ऋण से ज़्यादा था या कम था, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि भारत की विदेशी मुद्रा भंडार उसके ऋण से ज़्यादा था। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव निर्मित या प्राकृतिक आपदाओं के मामले में महत्वपूर्ण आनुवांशिक सामग्री की रक्षा करने के लिए भारत का सीड बोल्ट स्थापित किया गया है। कहाँ स्थापित किया गया आपको ये बताना है। अब यहाँ पे थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं, अभी हम इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे कि क्या चीज़ है सीड बोल्ट। ए दिया है कंचनजंगा, बी दिया है काराकोरम दर्रा, सी दिया लद्दाख और डी दिया नंदा देवी। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। यहाँ पे जिन लोगों ने नंदा देवी लगाया है उनका बिल्कुल गलत है। नंदा देवी में रखा नहीं गया, सीड बोल्ट रखा गया लद्दाख में। तो जिन लोगों ने यहाँ पे लगाया था सी, उनका बिल्कुल सही है। सी लद्दाख में ये रखा गया सीड बोल्ट। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखिए पूरी दुनिया में सभी लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि सीड बोल्ट को रखा जाए, मतलब बीजों को एक जगह इकट्ठा कर लिया है, किसी तरह का आपदा आने पे उनका उपयोग किया जा सके। जैसे कि आप लोगों को पता होगा जीएम क्रॉप, जीएम क्रॉप से क्या हो सकता है, जीएम क्रॉप से होता क्या है कि जो इस समय विद्यमान फसलें हैं उनमें कहीं ना कहीं मॉडिफिकेशन हो जाएगा और परिवर्तित हो जाएगा अपने मूल रूप से। तो फिर ऐसे में हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई तो बीज होना चाहिए, तो इसीलिए ये बीज रखे जाते हैं। या फिर मान लीजिए कोई बहुत बड़ा डिजास्टर आ जाए तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई तो बीज होना चाहिए जिनको फिर से दोबारा हम तैयार कर सकें, तो इसीलिए तैयार किया जाता है। तो पूरे अगर वर्ल्ड लेवल पर देखा जाए सीड बोल्ट कहाँ रखे गए हैं, देखिए अब यहाँ पे रख रहे हैं सॉल्व वर्ल्ड के नाम सुने होंगे, ग्लोबल सीड वॉल्ट के नाम से, जो नॉर्वे में रखा गया है। तो ये पूरे वर्ल्ड लेवल पर रखा गया, लेकिन भारत सरकार ने खुद अपने स्थानीय लेवल पर भी प्रयास किया इस दिशा में। अगर देखें तो इंटरनेशनल लेवल पर जो चीज़ रखा गया है वहाँ पे कितने वैरायटी के बीज रखे गए हैं, क्रॉप या फूड्स अन्य चीज़ें इनके सब सीड्स जो रखे गए हैं उनमें देखेंगे आप तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है। 9,30,000 उनमें सीड्स वैरायटी सीड्स रखे गए हैं और काफ़ी बड़े लेवल पे है, ब्रॉड लेवल पे। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। स्पिट्स वर्गेन आइसलैंड है जो नॉर्वे का, वहाँ पे रखा गया, कुछ इस तरीके से दिखता है और इस तरीके से पैक किया गया उनको सीड्स को। और कितने हैं, 9,30,000 तरह के सीड्स रखे गए हैं जिनमें लगभग हर तरह के क्रॉप्स हैं और अन्य प्लांट्स हैं उनके बीज रखे गए हैं वहाँ पे। भारत में है तो हिमालय के चांगला में कितने ऊंचाई पर रखा गया, 7,300 फीट की ऊंचाई पर रखा गया है बीज भंडार। क्यों रखा गया ऐसा, इसलिए रखा है कि आपदा के समय में हम उनका उपयोग कर सकें। इसको कौन कौन सी भारत की संस्थाएं मिल करके भारत में रखी हैं, अब याद रखिएगा ये इंटरनेशनल लेवल पे भारत ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पे भी जो भारत में रखा गया उसको रखा गया नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्स ने। ये किसके अंतर्गत काम करता है, भारतीय कृषि अनुसंधान के अंतर्गत काम करता है। और दूसरा एक संस्था इसी के साथ मिलकर दोनों ने रखा है, तो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च, वो डीआरडीओ के अंतर्गत काम करती है संस्था, दोनों ने मिलकर रखा है। दोनों कौन सी संस्था है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च और डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च, ये दोनों ने मिलकर रखा है। कहाँ पे, भारत के बीज का संरक्षित किया हुआ है, वो कहाँ पे, लद्दाख में। चलिए अगला क्वेश्चन है, एम्परर पेंगुइन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है एम्परर पेंगुइन के बारे में कौन सा कथन सही है। कथन 1 दिया है, एम्परर पेंगुइन सभी जीवित पेंगुइन प्रजातियों में सबसे छोटा होता है और यह अंटार्कटिका में मूल रूप से पाया जाता है। 2 दिया हुआ है, यह एकमात्र पेंगुइन प्रजाति है जो अंटार्कटिका में सर्दियों के दौरान प्रजनन करता है। 3 दिया हुआ है, समुद्री बर्फ के गायब होने से एम्परर पेंगुइन सीधे प्रभावित होते हैं क्योंकि इनके प्रजनन में के मौसम में बर्फ का अधिवास के रूप में प्रयोग होता है। जो भी ये प्रजनन करते हैं तो ये बर्फ का उपयोग करते हैं अपने अधिवास के रूप में। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर हम देखें तो ये जो प्रजाति है सभी पेंगुइन की सभी प्रजातियों में सबसे छोटी नहीं सबसे बड़ी है, तो ये तो गलत हो गया पहला। और ये अंटार्कटिका में मूल रूप से पाई जाती है, तो यहाँ तक तो सही था, लेकिन इसके फर्स्ट पार्ट में गलत था, पहले सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में गलत था, तो हमारा एक गलत हो जाता। आंसर एक ही से मिल गया आपको, सी सही है। जिन लोगों ने सी लगाया था उनका करेक्ट आंसर है। चलिए यहाँ पे कुछ व्यूअर देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से दिखती है पेंगुइन। और इसको क्यों ये समस्या है इसको लेकर के, तो देखिए जब आपको पता होगा ग्लोबल वार्मिंग को जैसे जो भी ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं, बर्फ सारे पिघल रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा इनको प्रभावित होगा इससे। क्यों प्रभावित होंगे, क्योंकि ये
जब प्रजनन के दौरान ये जो भी बर्फ होते हैं उनका उपयोग करते हैं अपने अधिवास के रूप में। ऐसे में अगर बर्फ पिघल जाएंगे तो इन प्रजनन के दर गिर जाएगी और फिर इनकी संख्या भी धीरे धीरे गिरती चलेगी और एक समय बाद विलुप्त हो जाएंगे। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा। तो आपसे अगर पूछा जाए कि कहाँ पे हैं ये एम्परर पेंगुइन, तो आप याद रखिएगा ये अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर शब्द का उपयोग किस संदर्भ में किया जाता है? किस संदर्भ में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग किया जाता है, आपको ये बताना है। कथन एक ए दिया हुआ है डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में, बी दिया है फूड सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में, सी दिया है हेल्थ केयर एंड एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में, डी दिया है टेलीकम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में। तो बताइए पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग किन सेक्टर में किया जाता है, किस शब्द के उपयोग में किया जाता है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया बिल्कुल सही काम किया। डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में उपयोग किया जाता है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग, इस शब्द का उपयोग किया जाता है। क्यों ऐसे इसका उपयोग किया जाता है? देखिए इसका मतलब ये होता है, दो फ़ोन हैं, आपके पास ए है, इनके पास बी है, तो यहाँ पे ये देखना रहता है कि एक ही आईपी एड्रेस से दोनों फ़ोन तो कहीं नहीं यूज हो रहे हैं। अगर आप ट्रैक करेंगे तो मान लीजिए दोनों एक ही एड्रेस है, क्राइम ए ने किया है, आप अरेस्ट करेंगे बी को, तो बी बेमतलब का फंस जाएगा। तो इसीलिए सुनिश्चित किया जाता है कि एक आईपी एड्रेस, एक ही फ़ोन यूज हो, एक ही डिवाइस हो। इसके लिए जो भी प्योरर हो, इनका वेरिफिकेशन, वो सारी चीज़ किया जाता है। तो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत यही किया जाता है कि हर चीज़ का वेरिफिकेशन होता रहे, प्रोडक्ट का कहीं वो सर्विलांस तो नहीं कर रहा है या फिर डेटा को कहीं चोरी नहीं कर रहा है, तो ऐसे ब्यूरो को जांच करके किया जाता है। तो आप इसका उपयोग मतलब समझ लीजिएगा पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग किया जाता है डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में, कि जो भी डिजिटल चीज़ें हैं उनका जो भी उपयोग किया जा रहा है वो किस तरह का किया जा रहा है। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कभी कभी समाचारों में चर्चित वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट संदर्भित करता है, ये किससे संबंधित है? वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। कथन एक दिया है क्रूड ऑयल, बी दिया है वूलियन, सी दिया है रेयर अर्थ एलिमेंट और डी दिया है यूरेनियम। तो बताइए किससे संबंधित है इसका? वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। यहाँ पे कच्चा तेल आप हिंदी में समझ सकते हैं, यहाँ पे रेयर अर्थ एलिमेंट होता है, ये भी यूरेनियम ही होता है, जो रेयर अर्थ एलिमेंट जो आसानी से नहीं मिलते हैं। यूरेनियम तो जानते ही आप। तो बताइए इसको वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट किस संदर्भ में उपयोग किया जाता है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने ए लगाया था कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, बिल्कुल सही काम किया। क्रूड ऑयल के लिए वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट का उपयोग किया जाता है। देखिए इसका दो गुण है, इसकी सबसे अच्छी विशेषता ये है कि इसमें सल्फर कंटेंट बहुत कम होता है अन्य की तुलना में। और दूसरा देखें तो दो तेल है, वेस्ट टेक्स इंटरमीडिएट और दूसरा ब्रेंट। तो ये जो वेस्ट टेक्सास है ये यूएसए के सेक्टर में उत्पादन किया जाता है और ये दूसरा वाला जो है तो नॉर्थ सी के आसपास रीजन में उत्पादन किया जाता है। तो एक यूएसए का है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट और ब्रेंट है ये नॉर्थ सी के आसपास निकाला जाता है और इसी को आधार बनाया जाता है ऑयल प्राइस को मापने के लिए। इसी के आधार पर इन्फ्लेशन आता है, इसी के आधार पर डिफ्लेशन होता है। तो इसको बेस माना जाता है, किसको? ब्रेंट को। WTO को नहीं माना जाता, WTI को मतलब वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट को आधार नहीं माना जाता है। और कहीं ना कहीं ब्रेंट से ज़्यादा अच्छा WTI है, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ज़्यादा अच्छा तेल है। बस इतने से कुछ ब्यूरो है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से इसकी क्या विशेषताएं हैं? आपको सबसे अच्छा विशेषता जो होगा किसके संबंध में? FDI के संबंध में आपको वो बताना है। कथन ए दिया हुआ है, यह एक सूचीबद्ध कंपनियों में अनिवार्य रूप से पूंजी संसाधनों के माध्यम से निवेश होता है, किसके मतलब? FDI के माध्यम से। कथन बी दिया है, यह बड़े पैमाने पर गैर ऋण पूंजी प्रवाह है। सी दिया है, यह निवेश जिसमें ऋण सेवा शामिल है। डी दिया है, यह विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में किया गया निवेश है। तो बताइए किसके संबंध में सही है, मतलब FDI के संबंध में कौन सा कथन सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। देखिए FDI का मतलब ये होता है कि ऋण तो नहीं होता है लेकिन इन्वेस्टमेंट आता है। तो जिन लोगों ने बी लगाया था बी इसका करेक्ट आंसर है। FDI के संबंध में सही विवरण। FDI का उद्देश्य क्या होता है? देखिए ये क्यों नियोजन, बस इतना याद रखिए। देखिए दो तरह का होता है, एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होता है, एक FDI होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, एक FPI का मतलब क्या होता है कि इंस्टीट्यूट में निवेश करना, और FDI मतलब आके यहाँ अपना संस्था स्थापित करना, नई ज़मीनें खरीदना, वो ग्रीन फील्ड हो गया। तो इसके अलग अलग फील्ड होते हैं, लेकिन FDI का मतलब होता है आके उसके मेन कोर में इन्वेस्ट करके और उसमें अपना शेयर लेना, FDI वो होता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, यहाँ पे आके अपनी ब्रांच स्थापित करने को FDI कहते हैं। और FPI क्या है? तो ये दोनों में क्या होता है, अगर आप 10% जो भी मान लीजिए एक कंपनी उसके 100 रुपये हैं टोटल उसके शेयर,
अगर उसमें 100 रुपये में से आप 10 रुपये से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो तो FDI में आता है, अगर 10 से कम करते हैं तो FPI होता है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं FDI कहीं ना कहीं कम होता है, कम अमाउंट में, FDI ज़्यादा अमाउंट में। तो ऐसे में अगर कहीं कथन में दे दे कि भारत में FDI की तुलना में FPI ज़्यादा आया था तो आप उसको गलत कर लीजिएगा, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि FPI और FDI कितना ज़्यादा है। अगर देखें तो FDI आया था जहाँ 73.46 बिलियन डॉलर आया था, वहीं 247 मिलियन डॉलर आया था FPI, तो FPI कम हो गया। ऐसे में दूसरा चीज़ आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के किन सेक्टर में FDI सबसे ज़्यादा आकर्षित होता है। तो देखिए सबसे ज़्यादा भारत में किस सेक्टर में होता है, तो IT सेक्टर। IT को 2 सेक्टर में आप डिवाइड करते हैं, एक सेवा सेक्टर और दूसरा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। तो भारत में सबसे ज़्यादा FDI निवेश आया है, आकर्षित हुआ था सेवा सेक्टर में, 7.85 बिलियन डॉलर आया था, आकर्षित हुआ था। और ये पिछले साल की तुलना में कहीं ना कहीं इस साल ज़्यादा था। और 19-20 के दौरान देखें तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 18% आया था, लेकिन 20-21 में कोरोना की वजह से थोड़ा सा कम हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ, कम हुआ है। लेकिन 19-20 में देखें तो ज़्यादा था, 18% बढ़ गया था ये। और कंप्यूटर सेक्टर में दूसरा हुआ। आप ऐसे सीक्वेंस में आपको अरेंज करने के लिए मिल सकता है। दूरसंचार में फिर हो जाएगा, फिर व्यापार में ऑटोमोबाइल, विनिर्माण और रसायन। तो अब याद रखिएगा विनिर्माण और रसायन नीचे था, तो आप इसी थोड़ा सा देख लेंगे तो सही रहेगा। हो सकता है IPSC पूछ ले आपसे। परिभाषा के अनुसार एक संवैधानिक सरकार है। एक संवैधानिक सरकार किसे कहते हैं आपको ये बताना है। कथन 1 दिया है विधायिका द्वारा सरकार, B दिया है लोकप्रिय सरकार, C दिया है मल्टी पार्टी सरकार और D दिया है सीमित सरकार। तो बताइए संवैधानिक सरकार का मतलब क्या होता है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने सीमित सरकार लगाया है, लिमिटेड गवर्नमेंट, तो वो बिल्कुल सही काम किया है। देखिए इसमें क्या होता है कि सरकार की सीमाएं निर्धारित कर दी जाती हैं कि सरकार का जो भी होगा उसके कंडक्ट क्या होंगे, आचरण कैसे होंगे, उसके सिद्धांत क्या होंगे, इन सब का एक लिखित दस्तावेज प्रोवाइड किया जाता है संविधान के माध्यम से। तो क्या हुआ, लिमिटेड गवर्नमेंट हुआ ना, तो यही चीज़ परफेक्ट वहाँ पर दिया हुआ था। तो संविधान में हर चीज़ें, सबकी शक्तियाँ डिवाइड कर दी गई हैं। राज्यों की शक्तियाँ क्या होंगी, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका की शक्तियाँ क्या होगी, ये स्पष्ट रूप से विभाजित कर दिया था। तो उसी को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, संवैधानिक सरकार। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार हैं। कैसे आपको पता चलेगा, कौन सा ब्यूरो इसमें बताया है जो लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों को बराबर अधिकार बताया गया है। ए दिया है नई अखिल भारतीय सेवाओं के बनाने में, क्या ये सही है, लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियाँ बराबर हैं। B दिया है संविधान में संशोधन, C दिया है सरकार को हटाने में, D दिया है कट मोशन बनाना। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है, लोकसभा और राज्यसभा को बराबर रूप से अधिकार जिसमें मिला हुआ है। उम्मीद है आपने सही आंसर लगा लिया होगा। आपको पता होगा संघवाद के संबंध में कौन सा इनमें से सही होगा। तो जिन लोगों ने इसमें लगाया था संविधान संशोधन से संबंधित, तो बिल्कुल सही काम किया। संविधान से संशोधन से संबंधित दोनों को बराबर शक्तियाँ मिली हुई हैं। संविधान संशोधन विधेयक दोनों में लाया जा सकता है। ऐसे में मिल जाता है हमारा सही आंसर कौन सा हो जाता है, बी करेक्ट आंसर है। देखिए नई अखिल भारतीय सेवाओं बनाने के संबंध में ये किसका है, ये लोकसभा नहीं राज्यसभा का विशेष अधिकार हो जाता है कि अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करने के लिए राज्यसभा में बहुमत लाना पड़ता है। अगर वो बहुमत 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित हो जाता है तो अखिल भारतीय सेवाएं गठित की जा सकती हैं, जैसे कि UPSC, IFS, अखिल भारतीय इस तरह की सेवाएं गठित की जा सकती हैं। अभी मांग चल रही थी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, इनका भी गठन किया जा सकता है अगर राज्यसभा में ऐसे विधेयक लाए जाते हैं तो। दूसरा चीज़ देखें, अगर राज्यसभा को राष्ट्रपति के महाभियोग, उपराष्ट्रपति को हटाने, संवैधानिक संशोधन, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने, इन मामले में लोकसभा के बराबर शक्तियां प्राप्त हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए तो आप इनका ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संवैधानिक संशोधन, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के मामले में लोकसभा और राज्यसभा की दोनों की शक्तियाँ बराबर हैं। दूसरा चीज़ देखें, राज्यसभा के पास कुछ शक्तियाँ असमान रूप से हैं, जैसे कि अगर सरकार को हटाना हो तो किसके पर क्या होगा, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है, क्या लोकसभा के प्रति है या राज्यसभा, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। ऐसे में राज्यसभा की शक्तियाँ कम हो जाती हैं। दूसरा चीज़ देखें, राज्यसभा में कट मोशन नहीं लाया जा सकता, राज्यसभा केवल इसमें सुझाव दे सकती है, न कि इसमें कर सकती है। तो उम्मीद आपने सही आंसर लगाया होगा। जो भी आपका करेक्ट आंसर रहा हो आप नीचे जरूर बताएं। ये सीरीज देखने के लिए धन्यवाद।